दोस्तों 6 जनवरी साल 2025 का दिन था। जगह थी राजस्थान का धौलपुर। और इसी धौलपुर के पास में एक जगह लगती है राजा खेड़ा। और 6 जनवरी साल 2025 को यहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी मिलती है। महिला की शिनाख्त होती है। और उसके बाद में जब इस महिला के परिवार वालों को ये सूचना दी जाती है कि तुम्हारी पत्नी जो है, जिसका नाम कोमल है, उसकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है। अच्छा, पति को जब ये बात पता चलती है तो पति का रो रो कर बुरा हाल होता है, क्योंकि उसके सर पर उसके छोटे छोटे 3 बच्चे थे। अपने अनाथ बच्चों को अपनी गोद में उठाता है और रोता हुआ पुलिस वालों से महज एक ही बात कहता है कि मेरी पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके मंगेतर ने की है। अब ये बात वैसे सुनने में बड़ी अजीब सी थी, लेकिन जब पुलिस इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो महज कुछ ही समय के बाद में पुलिस ना कि इस कत्ल का खुलासा करती है, बल्कि कातिल को पकड़कर जब सलाखों के पीछे लेकर आती है तो जो कोई भी उस कातिल को देखता है तो बड़ा हैरान होता है। और लोग यही कहते हैं कि इसने क्राइम बड़ा ही परफेक्ट तरीके से किया था, लेकिन पुलिस ने उसी परफेक्टनेस के साथ में इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। वाकई में दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस दौर में इंसान कितना ज़्यादा गिर सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, और ये मैसेज भी मैं आप लोग को दूंगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के धौलपुर से। और इसी धौलपुर में रहने वाला है एक व्यक्ति जिसका नाम होता है गंगा सिंह। गंगा सिंह जिसकी शादी कोमल नाम की लड़की के साथ में होती है। अब गंगा और कोमल जब दोनों एक दूसरे के साथ में बेहतरीन ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इस घर में पहले बच्चे की एक तरीके से एंट्री होती है। अब इस घर के अंदर जब पहला बच्चा हो जाता है, समय गुजरता है, उसके बाद दूसरा बच्चा हो जाता है, फिर थोड़ा और समय गुजरता है, तीसरा बच्चा हो जाता है। अब इन दोनों पति पत्नी के ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन जो गंगा सिंह था, यहाँ पर इतना कामकाज था नहीं, तो ये फैसला करता है कि वो गुजरात चला जाएगा। अपनी पत्नी से इस बारे में डिस्कस भी करता है कि ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, पैसों की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, उनकी अच्छी शिक्षा है, उनका अच्छा पहनावा, अच्छा खाना वाना, तो ऐसे में पैसों की ज़रूरत रहेगी। तो पत्नी भी कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है गुजरात जाने का तो चले जाइए। अच्छा, उसके बाद में जो गंगा सिंह था ये गुजरात चला जाता है, और गुजरात जाने के बाद में ये ठेकेदारी का काम करने लगता है, यानी कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर वगैरह सप्लाई करने का काम करने लगता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और इसी 4 जनवरी को ये अपनी पत्नी को एक सरप्राइज़ देता है। दरअसल ये बिना बताए ही अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद में 2-4 दिन अपनी पत्नी के साथ में रहता है। उसके बाद में 6 जनवरी साल 2025 का दिन था। जो पत्नी होती है अपने बड़े वाले बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन उसके बाद से लौट कर नहीं आती है। अब जो गंगा सिंह था बड़ा परेशान कि पत्नी कहाँ चली गई, इसलिए बेचारा अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर ट्राई करता है, लेकिन जब मोबाइल नंबर ट्राई करता है तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब बड़ा परेशान है, बड़ा हताश है। उसके पास में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करे, कहाँ जाए, किससे पता करे। लिहाजा उसके बाद में ये स्कूल में फ़ोन करता है, वहाँ पर पता करता है, वहाँ पर भी कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद में फिर सोचता है कि हो सकता है कि आते वक्त किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई हो। रिश्तेदार के यहाँ फ़ोन करता है तो वहाँ भी कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद में जितने भी इस कोमल के जानने वाले लोग थे उन सारे ही लोगों से छानबीन करता है, लेकिन दोस्तों कोमल के बारे में कहीं से भी कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। आखिरकार उसके बाद में गंगा सिंह इंतज़ार करता रहता है। अगला दिन होता है और जैसे ही अगला दिन को जो राजा खेड़ा इलाका है, इसी राजा खेड़ा में एक महिला की डेड बॉडी मिलती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है। उसके बाद में जब डेड बॉडी की शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि कोमल की है, जिसका पति उसे कल से लगातार ढूंढ रहा है। अब इस बात की सूचना कोमल के पति गंगा सिंह को दे दी जाती है कि तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी इस तरीके से फला फला रोड पर मिली है। अब पति जब ये बात सुनता है तो बड़ा हताश, हैरान, परेशान कि आखिरकार उसकी पत्नी की कौन क्यों हत्या करेगा। उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं, कोई रंजिश भी नहीं। इस तरीके के सवाल लगातार जहन में आते रहते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार किया जाए, कौन हो सकता है जिसने कत्ल किया। पुलिस भी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इधर पूरे केस को सुलझाने के लिए अपनी छानबीन शुरू करती है। और दोस्तों, पुलिस जब छानबीन शुरू करती है तो सबसे पहले इस केस के अंदर अगर किसी से पूछताछ की जाती है तो इसी गंगा सिंह से की जाती है। गंगा सिंह से पूछा जाता है
कि तुम्हारी पत्नी की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी रंजिश जैसा मामला तो नहीं है? ये फिर हाल फिलहाल में किसी ने कोई धमकी, कोई ऐसा कोई पैसों का लेन देन, किसी ने धमकाया हो घर पे आके देख लेंगे वगैरह वगैरह? तो जो गंगा सिंह होता है वो कहता है कि साहब हम तो गरीब लोग हैं, मैं गुजरात में रहकर काम करता हूँ, अभी 2 दिन पहले ही मैं आया था, और मेरी पत्नी तो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी। भला रास्ते में कौन क्यों हत्या करेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब पुलिस वाले यहाँ पर गंगा सिंह से उसके बयान लिखवाते तो हैं, लेकिन उसके बाद में गंगा सिंह पुलिस वालों से एक बात कहता है। वो कहता है कि साहब मुझे शक है कि मेरी पत्नी कोमल का जो पूर्व मंगेतर था, जिसका नाम था राजेंद्र उर्फ पप्पू, उसके साथ में मंगनी हुई थी लेकिन शादी उससे हो ही ना सकी। तो मुझे पूरा डाउट है कि यहाँ पर पप्पू ने ही मेरी पत्नी की हत्या कर दी है। अब इस तरीके के जो इल्ज़ाम है जो पप्पू के ऊपर लगाए जाते हैं, पूर्व मंगेतर के ऊपर, उसके बाद में गंगा सिंह अपने ससुर को कॉल करता है, और ससुर को कॉल करने के बाद में कहता है कि जो कोमल है उसके पुराने मंगेतर ने उसकी हत्या कर दी है। अब जैसे ही कोमल के माता पिता ये बात सुनते हैं, वो भी बड़ा हताश, बड़ा परेशान, दौड़े दौड़े भागे भागे बेचारा वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई थी। उधर उसके बाद में गजेंद्र उर्फ पप्पू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि नामजद उसके ऊपर ही रिपोर्ट लिखाई गई थी। और जब गजेंद्र उर्फ पप्पू से पूछताछ की जाती है तो गजेंद्र उर्फ पप्पू कहता है कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैं उसका पूर्व मंगेतर हूँ, लेकिन मैंने कोमल की हत्या नहीं की है। अब पुलिस वाले ऐसे कैसे यकीन कर सकते हैं? इसलिए पुलिस वाले और लोगों से भी पूछताछ करते हैं कि फला फला ये दिन कहाँ था, कहाँ नहीं था। अच्छा, उसके बाद में इस गजेंद्र उर्फ पप्पू की कॉल डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें खंगाली जाती हैं, लेकिन ना कि कॉल डिटेल्स में पुलिस को कहीं से भी कोई भी संदिग्धता प्राप्त नहीं होती है। अब पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये जो गंगा सिंह है ये पुलिस के सामने झूठ बोल रहा है, लिहाजा पुलिस का शक जो था वो गंगा सिंह के ऊपर जा चुका था। इसलिए पुलिस वाले शक के आधार पर गंगा सिंह को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेके आते हैं। और पुलिस थाने लाने के बाद में जब गंगा सिंह से पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर तक तो गंगा सिंह इधर उधर की पुलिस को बातें बताता रहता है, लेकिन पुलिस वाले जब गंगा सिंह के ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो थोड़ी ही देर के बाद में जो गंगा सिंह होता है ये पुलिस के सामने टूटता है, और टूटने के बाद में कहता है कि हाँ, अपनी पत्नी का कत्ल मैंने ही किया है। लेकिन जब पुलिस वाले कत्ल करने के पीछे की वजह पूछते हैं तो दोस्तों ये वजह इतनी ज़्यादा भयावह, इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि इसे सुनने के बाद में इंसान गंगा सिंह के चेहरे को ही देखता रहता है। दरअसल गंगा सिंह बताता है कि मेरी शादी जब कोमल के साथ में हुई थी, हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसके बाद में हमारे बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद में मैं काम करने के लिए गुजरात चला जाता हूँ। लेकिन जब मैं गुजरात जाता हूँ तो मेरे जहन में कुछ ऐसा चलने लगता है कि मुझे लगता है कि जो कोमल है ये किसी से बातचीत करती है। हालांकि कोमल से जब भी मैं इस बारे में बात करता वो इनकार करती, मना करती, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोमल के ऊपर ज़रा भी भरोसा नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि कोमल मेरी पीठ पीछे किसी न किसी से बातचीत करती है। उसके बाद में ये बिन बताए जनवरी 4 को अपने घर आ जाता है, और अपने घर आने के बाद में अपनी पत्नी की बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई करता है। ना कि ये बेरहमी के साथ में पिटाई करता है, बल्कि अगले 72 घंटे तक ये अपनी पत्नी को पहले तो मारता है, उसको खाना नहीं देता है, उसको टॉर्चर करता है। यानी 72 घंटे के लगातार टॉर्चर करने के बाद में आखिरकार उससे कहता है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब तो हमने बच्चे को स्कूल छोड़ा। अब बेचारी जो कोमल थी ये सोचती है कि चलो ठीक है, उसका पति अब सही हो गया है, जो कुछ होना था सो हुआ है, शक के आधार पर मारा है, लेकिन क्या ही किया जाए, पति है। ये इस तरीके से नजरअंदाज करती है। उसके बाद में अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने चले जाती है, और वहाँ से जब लौट रही होती है तो बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, और इसी कोहरे की आड़ में जो गंगा सिंह था ये अपनी पत्नी के ऊपर लास्ट और फाइनल वार करता है। हमला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि एक ही हमले में जो कोमल होती है उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में ये वहाँ से फरार होता है, ढूंढने का नाटक करता है, और झुटमुट का जो उसका पूर्व मंगेतर था राजेंद्र उर्फ पप्पू, उसको फंसाने के लिए उसके ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज कराता है। लेकिन दोस्तों महज शक के आधार पर गंगा सिंह ने अपनी पत्नी कोमल की हत्या कर दी, बल्कि अपने 3 बच्चों को अनाथ कर दिया। ऐसे पति को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे, इसमें AS ऑफिशियल करके आईडी लिखते हैं, सर मेरी एक दोस्त है, उनका बर्थडे है और आज वो आपकी स्टोरी सुनती हैं, प्लीज़। उनका नाम समाया खान है, और माय नेम इज़ आशु शर्मा। तो आशु शर्मा जी, आपकी जो दोस्त है समाया खान, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। फरजाना सिद्दीकी हैं जो प्यारा सा कमेंट्स करती हैं, शुक्रिया आपका। सचिन चौधरी जी भी बेहतरीन कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया मेरे भाई।
हिराना मगन लिखते हैं सलाम भाई, स्टोरी बहुत अच्छी है भैया, शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, शुक्रिया भाई। नमस्ते मालिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं। शाहबुद्दीन जी कमेंट्स करते हैं। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा कमेंट्स करती हैं। नरगिस बानो जी कमेंट्स करते हैं, लिखते पता नहीं क्राइम कब खत्म होंगे। तो आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया, शुक्रिया आपका। नमस्कार भाई साहब, रेणु सुल्तियागी शाना बुलंदशहर से ये अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। गेश आहूजा है, लिखते हैं गुड नाइट सर जी। तो गेश आहूजा जी मेरे भाई आपका शुक्रिया, पुराने व्यूवर्स हैं। उसके बाद में अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत दिनों बाद देख रही हूँ आपको। और 5 कैट क्लब करके इनका आईडी है और नाम मुझे पता नहीं है, अगर लिखेंगी तो मुझे याद आ जाएगा। उसके बाद में लिखते हैं हाय ब्रो, मैं भी आपकी डेली कहानी सुनती हूँ और ये पाकिस्तान से सुनती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनका नाम नसीम सईद है। और श्याम कुशवाहा लिखते हैं राधे श्याम, राधे राधे भाई साहब। तो श्याम कुशवाहा जी शुक्रिया। सोहन लाल सेतिया लिखते हैं नमस्कार सर जी, शुक्रिया भाई। जुबैर अंसारी लिखते हैं शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी स्टोरी रोज़ सुनता हूँ लेकिन आज बहुत टाइम के बाद कमेंट्स कर रहा हूँ, सॉरी भाई, कैसे हो आप? जी जुबैर अंसारी जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं आप हर बार माफ़ी ही मांगते रहा करो, काम करने की नीयत नहीं है आपकी, चाहे कुछ भी कहो, बहाने बहुत मारते हो आप। दिनेश कुमार जी ऐसा नहीं है भाई, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी लेकिन उनको मैं पटरी पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 2-2 चैनल हैं तो उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। और कुछ अकेला बंदा हूँ फैमिली में, तो कुछ फैमिली के भी काम रहते हैं, रिलेटिव्स में भी जाना पड़ता है, किसी की डेथ हो जाती है वहाँ भी जाना पड़ता है, शादी समारोह में भी जाना पड़ता है, किसानी भी देखनी पड़ती है, अपना और काम भी है वो भी देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों तक कहानी पहुँचा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा। हाँ, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, मैंने बीच में बहुत सारे एब्सेंट लिए हैं लेकिन अब से मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर अंदाज में आप लोग को कहानी पहुँचाता रहूँ, डिलीवर करता रहूँ। आपने मुझे बताया, शुक्रिया आपका। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।